हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। हम लोगों का भारत का वायसराय टॉपिक चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोग भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन तक पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि लॉर्ड डफरिन के बाद भारत के अगले वायसराय कौन हुए। तो लॉर्ड लैंसडाउन हुए, जिनका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। तो आइए बात करते हैं इनके कार्यकाल के दौरान जो है क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि 1891 ईस्वी में लैंसडाउन ने दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया था। तो पहला कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। और वह जो पहला कारखाना अधिनियम अर्थात जिसे फैक्ट्री एक्ट कहा जाता है, तो वह जो पहला फैक्ट्री एक्ट था तो वह बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए पारित किया गया था। लेकिन यह जो दूसरा कारखाना अधिनियम जो लाया गया 1891 ईस्वी में, तो यह अधिनियम महिला मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। तो आइए देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा महिला श्रमिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। तो महिला श्रमिकों के लिए दो प्रावधान किया गया। एक कि अब जो है इस अधिनियम के द्वारा महिला श्रमिक किसी भी कारखाना में जो है 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके कार्य करने की अवधि कितना निर्धारित की गई? तो 11 घंटे। दूसरा प्रावधान यह किया गया था कि अब महिला मजदूर को जो है इस अधिनियम के द्वारा सप्ताह में एक दिन का अवकाश अनिवार्य किया गया, यानी एक दिन की छुट्टी अनिवार्य की गई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम जो है पारित किया गया था। सम्मति आयु अधिनियम, जिसे इंग्लिश में एज कंसेंट एक्ट कहा जाता है, वह कब पारित हुआ? तो 1891 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। जो पहले 10 वर्ष थी न्यूनतम आयु, लेकिन अब इस एक्ट के द्वारा कितना किया गया न्यूनतम आयु? तो 12 वर्ष किया गया, बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष किया गया। लेकिन यह जो अधिनियम पारित हुआ, तो इस अधिनियम में जो है यानी पारसी समाज सुधारक वीएम मालाबारी के प्रयत्नों से जो है इस अधिनियम को पारित किया गया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में जो है 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। इससे पहले जो है हम लोग कौन सा अधिनियम पढ़ चुके हैं? तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो आइए बात करते हैं कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है भारत के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। तो मुख्य बात मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण बात है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली, तो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली कहने का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसे कहा जाता है? सबसे पहले यह हम लोग समझते हैं कि परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसे कहा जाता है? तो निर्वाचन की वैसी प्रणाली जिसमें किसी उच्च पदों के लिए अधिकारियों या फिर प्रतिनिधियों को जो है सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। तो अगर सीधे जनता के द्वारा चुना जाता तो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के द्वारा अगर किसी अधिकारी का जो है चुनाव किया जाए, किसी प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए, तो वैसे निर्वाचन को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर परोक्ष निर्वाचन कहा जाता है। तो क्या था कि यह जो परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई सर्वप्रथम भारत में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा, यह प्रश्न पूछा भी जाता है। तो 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतों में भी जो है विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो उसी प्रांतीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, तो उसी गैर सरकारी सदस्य का जो निर्वाचन जो होता था वह अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसका निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार परोक्ष निर्वाचन या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं
कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विधान परिषद को जो है शक्तियां प्रदान की गई। तो विधान परिषद को जो शक्तियां प्रदान की गई जो है किस क्षेत्र में, यानी इसके शक्ति में जो वृद्धि की गई किस क्षेत्र में, तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार विधान परिषद को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह दोनों जो पॉइंट है इस अधिनियम के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार विधान परिषद को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने एवं बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, तो वह 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। इससे पहले विधान परिषद को जो है वार्षिक बजट पर बहस करने या फिर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उन्हें यह अधिकार दिया गया। लेकिन ध्यान यह भी रहे कि यह दो अधिकार तो दिया गया, लेकिन अभी भी जो है विधान परिषद को वार्षिक बजट पर मतदान करने एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस एक्ट के द्वारा विधान परिषद को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन मतदान करने एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एक प्रश्न है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो है लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो यह अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? तो अनुपूरक प्रश्न कहने का मतलब यह हुआ कि सदन में तारांकित प्रश्न के लिए जो मौखिक उत्तर दी जाती है, मौखिक जवाब जो दी जाती है, तो उस मौखिक जवाब से अगर किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो स्पष्टीकरण के लिए जो है जो प्रश्न फिर से पूछा जाता है या उसमें जोड़ा जाता है, वैसे प्रश्न को ही अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। अनुपूरक का मतलब क्या होता है? बाद में जोड़ा जाने वाला प्रश्न, यानी बाद में जो है किसी प्रश्न को जो है जोड़ा जाता है उसे अनुपूरक कहा जाता है। तो अनुपूरक प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि किसे कहा गया है कि सदन में तारांकित प्रश्न के लिए जो मौखिक उत्तर दी जाती है, तो उस मौखिक उत्तर से, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी भी प्रश्न का अभी जो आपको हम उत्तर दे रहे हैं वह मौखिक दे रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो है दिए गए मौखिक उत्तर से अगर आपको किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया या कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाया, तब जाकर जो है आप मुझसे जो फिर से जो प्रश्न पूछिएगा उस स्पष्टीकरण के लिए, तो वैसे ही प्रश्न को अनुपूरक प्रश्न कहा जाता है। तो इस अनुपूरक प्रश्न को पूछने का अधिकार अभी भी विधान परिषद को नहीं दिया गया था एवं वार्षिक बजट पर मतदान करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ तो प्रश्न क्लियर हो गया, लेकिन फिर क्या होता है कि एग्जाम में यहाँ से ही इसी प्रश्न को घुमाकर ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को जो है वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, वहां पर विधान परिषद नहीं लिखेगा, कभी कभी विधान परिषद भी लिख दिया जाता है, लेकिन कभी कभी जो क्या किया जाता है विधान परिषद के जगह पर भारतीय सदस्य लिख दिया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विधान परिषद में जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में 1862 ईस्वी में ही जो है नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था। अर्थात वो गैर सदस्य जो है या तो भारतीय भी हो सकते थे या अंग्रेज भी हो सकते थे। तो इसका मतलब 1862 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को पहली बार जो है कानून बनाने में जो है शामिल किया गया था। तो इस वजह से यहाँ विधान परिषद के जगह कभी कभी भारतीय सदस्य भी लिख दिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो उसका भी आंसर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ही होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया, वह हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में जो है सिविल सेवाओं का जो है 3 वर्गों में विभाजन किया गया था। तो सिविल सेवाओं का जो है 3 वर्गों में विभाजन किस कमेटी के जो है रिपोर्ट के आधार पर किया गया था?
तो क्या हुआ कि 1886 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में जो है सिविल सेवा के लिए एचिसन कमेटी का जो है गठन किया गया था। तो उसी एचिसन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है सिविल सेवाओं का 3 वर्गों में विभाजन किया गया। 3 वर्गों में विभाजन किस किस रूप में? तो एक इंपीरियल सिविल सेवा, दूसरा प्रांतीय सिविल सेवा, तीसरा अधीनस्थ सिविल सेवा। तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया था, क्यों वर्गीकरण किया गया? तो इसलिए कि पहला जो इंपीरियल जो सिविल सेवा है उसका जो है परीक्षा जो लिया जाएगा तो उसका इंग्लैंड में जो है परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जबकि दूसरा वर्ग जो कि प्रांतीय सिविल सेवा था उसके परीक्षा का आयोजन जो है वह भारत में ही करवाया जाएगा, और तीसरा जो था अधीनस्थ सिविल सेवा उसके भी परीक्षा का आयोजन जो है वह भारत में ही करवाया जाएगा। तो यही प्रावधान किया गया था और इसी वजह से जो है सिविल सेवाओं का 3 वर्गों में विभाजन किया गया था। किसके कार्यकाल में? लैंसडाउन के कार्यकाल में। लेकिन किसके रिपोर्ट के आधार पर? तो एचिसन कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, जिसका गठन जो है 1886 ईस्वी में जब भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे तो उन्हीं के कार्यकाल में उस कमेटी का गठन किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1893 ईस्वी में जो है लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में ही जो है मार्टिमर डुरंड आयोग का गठन किया गया था। मार्टिमर डुरंड आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो भारत यानी ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा निर्धारण करने के लिए जो है 1893 ईस्वी में मार्टिमर डुरंड आयोग का जो है गठन किया गया था। तो मार्टिमर डुरंड आयोग कहने का मतलब मार्टिमर डुरंड की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में जो है इस आयोग का गठन किया गया, इसीलिए उस आयोग का नाम पड़ा मार्टिमर डुरंड आयोग। और इन्हीं आयोग के द्वारा जो है, यही मार्टिमर डुरंड आयोग के द्वारा जो है 1893 ईस्वी में ही जो है ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच जो है सीमा खींचा गया, एक रेखा खींची गई और जिस रेखा का नाम पड़ा डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा को जो खींचा गया था वह ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था। कब? 1893 ईस्वी। लेकिन अब यही जो डुरंड रेखा है वह वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि अब जो पहले जो वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत में आता था लेकिन अब वह पाकिस्तान में चला गया, तो इस वजह से जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो है वर्तमान में यह डुरंड रेखा स्थित है। अब बात करते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो है भारत के अगले वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जिनका कार्यकाल 1894 से 1899 ईस्वी तक रहा। तो आइए इनके कार्यकाल में जो है क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि 1896 ईस्वी में इनके कार्यकाल में जो है बंबई में जो है प्लेग महामारी फैल गई थी। तो प्लेग महामारी के लिए जो है 2 अंग्रेज कमिश्नर को जो है नियुक्त किया गया था, जिसे प्लेग कमिश्नर कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा जो है सही तरीके से कार्य नहीं करने की वजह से जो है चापेकर बंधुओं ने जो है उन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की जो है मतलब हत्या कर दी थी। तो उन 2 ब्रिटिश अधिकारी मैंने जिन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की चापेकर बंधुओं ने जो है हत्या की थी उनका नाम क्या था? तो एक का नाम था मिस्टर रैंड और दूसरे का नाम था मिस्टर आयस्ट। तो उन दोनों की जो है ये चापेकर बंधु ने हत्या कर दी थी। कब? तो 1896 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि 1896 से 97 ईस्वी के दौरान जो है चित्राल एवं अफरीदियों के उपद्रव का जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने दमन किया था। तो ये जो चित्राल एवं अफरीदी लोग जो उपद्रव किया करते थे, ये लोग कहाँ पर उपद्रव करते थे? ये लोग थे कौन? तो ये लोग अफगानिस्तान के सीमा पर रहने वाले कबायली थे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये लोग जो है अफगानिस्तान के सीमा के पास रहने वाले कबायली थे। तो ये लोग जो है ब्रिटिश सेना के आने जाने के क्रम में उपद्रव किया करते थे, उस पर जो है मतलब हमला कर दिया करते थे। इस वजह से जो है इन लोगों का दमन किया गया। अब बात करते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने भारतीय सेना का जो है एकीकरण करते हुए जो है संपूर्ण भारत के लिए एक ही मुख्य सेनापति की नियुक्ति की। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में संपूर्ण भारत के लिए एक ही मुख्य सेनापति की नियुक्ति की जाए, तो उसके लिए जो है इन्होंने भारतीय सेना का एकीकरण किया था। उसके बाद फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक कथन है भारत के संदर्भ में। वह कथन यह है कि भारत को जो है तलवार के बल पर जीता गया है,
तो इसे तलवार के बल पर ही जो है भारत की रक्षा की जाएगी। तो यह कथन किसका है? प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही भारत की रक्षा की जाएगी। तो यह कथन जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। अब बात करते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद जो है भारत के अगले वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। तो आइए अब बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में। इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य किया, तो इनसे संबंधित जो भी कार्य है उसे हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान जो है 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान जो है मतलब भारत में भीषण अकाल के साथ साथ, मतलब भयंकर अकाल तो पड़ा ही, लेकिन भयंकर अकाल के साथ साथ प्लेग महामारी भी फैला हुआ था। तो इसी वजह से जो है उस पर सुझाव देने के लिए जो है सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच जो है यह भयंकर अकाल एवं प्लेग महामारी फैला था। तो 1900 ईस्वी में जो है इस अकाल आयोग का गठन किया गया, उस पर सुझाव देने के लिए। किसकी अध्यक्षता में? तो सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो है का जो है कृषि संबंधी कार्य, अर्थात कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या सुधार किया, कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग है कि कृषि संबंधी कार्य, अर्थात कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में जो है पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट को जो है इन्होंने पारित किया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट को जो है 1900 ईस्वी में जो है पारित किया गया। वह किस लिए? तो इसका मकसद यह था कि किसानों की भूमि को गैर किसान जो है उसे हड़प ना ले। इसी वजह से जो है लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण एक्ट या फिर हस्तांतरण अधिनियम पारित किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कृषि क्षेत्र में सुधार करते हुए जो है, यानी कृषि संबंधी सुधार के बारे में ही बात हो रही है। कि अगला पॉइंट है कि 1901 ईस्वी में जो है इसने कृषि की देखभाल किसानों की देखभाल करने के लिए जो है कृषि इंस्पेक्टर जनरल की जो है इन्होंने नियुक्ति की थी। तो कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति जो है कब की गई थी? 1901 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस लिए? तो किसानों की देखभाल करने के लिए। अब बात करते हैं किसान एवं कृषि दोनों की देखभाल करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि वह है 1901 ईस्वी में जो है इन्होंने नहरों के निर्माण के लिए एक आयोग का गठन किया, यानी सिंचाई आयोग का, यानी नहरों के निर्माण के लिए जो है सुझाव देने हेतु जो है 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग का जो है गठन किया। किसके अध्यक्षता में, किसके नेतृत्व में? तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में जो है 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। यह सब प्रश्न पूछा भी जाता है और यह भी पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में या किसके अध्यक्षता में, तो आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग, उसके नाम के साथ आयोग लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो बोल दिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग का जो गठन किया गया था वह किस क्षेत्र से संबंधित, यानी किस क्षेत्र के लिए किया गया था, या फिर उस आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। अब बात करते हैं, यानी यह सिंचाई क्षेत्र से है, ठीक है। नहरों के निर्माण के लिए किया गया था, तो सिंचाई क्षेत्र के लिए है। अब बात करते हैं कि 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम को जो है इन्होंने पारित किया था। किस अधिनियम को? तो सहकारी उधार समिति अधिनियम, जिसे इंग्लिश में द कोऑपरेटिव क्रेडिट कमिटी एक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इस अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1904 ईस्वी में किया गया था। तो इस अधिनियम को जो है 1904 ईस्वी में क्यों पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो किसानों को जो है
मतलब ऋण लेने के लिए, मतलब किसानों को जो है ऋण का जो है सुविधा प्रदान करने के लिए आसानी से उसे ऋण मिल जाए, तो इस वजह से जो है इसने 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम को जो है पारित किया और इसी अधिनियम के आधार पर जो है भारत में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी 1904 ईस्वी में। तो कृषि बैंक की स्थापना कब? 1904 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यह सभी कृषि क्षेत्र में सुधार करते हुए यह कार्य किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि 1905 ईस्वी में जो है पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। किस लिए? तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए जो है 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। तो यह सभी सुधार जो किया गया था वह कृषि क्षेत्र में किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया गया, क्या कार्य किया गया, उसके बारे में जानते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है इन्होंने 1902 में सुधार करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का जो है इन्होंने गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग का जो इन्होंने गठन किया था वह किसकी अध्यक्षता में? तो टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। यह सभी बात आपको याद भी रखना है कि कब किया गया, किसके अध्यक्षता में किया गया, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो 1902 में जो है टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया, इसमें दो मतलब भारतीयों को भी जो है शामिल किया गया था। और जिस दो भारतीयों को जो है इस आयोग में शामिल किया गया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गुरुदास बनर्जी और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन, उनका नाम दूसरे का नाम था सैयद हुसैन विलग्रामी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 1902 ईस्वी में जो इस आयोग का गठन किया गया था, इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो है 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया वह इसी आयोग के आधार पर इसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसके तहत जो है यानी इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया शिक्षा के क्षेत्र में कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है क्षेत्रीय भाषा को जो है माध्यम बनाया गया, यही प्रावधान किया गया था। अब बात करते हैं कि पुलिस विभाग में भी जो है इन्होंने पुलिस के क्षेत्र में भी जो है इन्होंने सुधार किया। तो पुलिस विभाग के क्षेत्र में सुधार करते हुए जो है इन्होंने 1902 ईस्वी में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया। और साथ साथ 1903 ईस्वी में जो है सीआईडी की भी जो है इन्होंने ही स्थापना की थी। सीआईडी की स्थापना अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 1903 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया। तो आइए बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार करते हुए जो है लॉर्ड कर्जन ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जो स्थापना की गई थी, इसके अंतर्गत जो है बंदरगाह, कारखाना, रेलवे, इन सभी का जो है सुधार करने के लिए जो है यह इन सभी क्षेत्रों में जो है कार्य करने के लिए, देखभाल करने के लिए, सुधार करने के लिए जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कि 1899 ईस्वी में जो है ये लॉर्ड कर्जन ने इंडियन करेंसी एक्ट को जो है पारित किया था। इंडियन करेंसी एक्ट, जिसे हिंदी में जो है भारतीय मुद्रा अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारतीय मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया? 1899 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि पौंड को जो है भारत का कानूनी मुद्रा घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपसे यह पूछा जाएगा कि पौंड को जो है भारत का कानूनी मुद्रा जो है कब घोषित किया गया? तो वह 1899 ईस्वी में। किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा? तो भारतीय मुद्रा अधिनियम या फिर इंडियन करेंसी एक्ट के द्वारा। जब पौंड को कानूनी मुद्रा भारत का घोषित किया गया तब जो है 1 पौंड बराबर 15 रुपए निर्धारित किया गया। यानी 1 पौंड की वैल्यू कितनी निर्धारित की गई इंडियन करेंसी में? तो 15 रुपए निर्धारित की गई।
अब बात करते हैं, यह तो हुआ आर्थिक कार्य, यानी अब तक हम लोग इनके कृषि कार्य, शिक्षा कार्य, पुलिस कार्य एवं आर्थिक कार्य के बारे में देख चुके हैं। अब बात करते हैं अन्य कार्य के बारे में, इनके द्वारा किया गया अन्य कार्य। तो अन्य कार्य में जो आता है वह है 1899 ईस्वी में जो है इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम को जो है पारित किया था। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है इन्होंने रिपन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत की गई थी 1882 ईस्वी में, तो उस स्थानीय स्वशासन को जो है इसने समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1899 के कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, बार बार ये इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1903 ईस्वी में जो है द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, यानी दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब किया गया था? 1903 ईस्वी में। और पहली बार कब किया गया था? तो पहली बार जो किया गया था 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में जो दूसरी बार दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया वह 1903 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में जो है एडवर्ड सप्तम यानी ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट एवं महारानी अलेक्जेंड्रा को जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसी वजह से जो है इन्हें सम्मानित करने के लिए दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं कि 1904 ईस्वी में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम पारित किया गया। यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम को क्यों पारित किया गया था? तो जो भी ऐतिहासिक इमारत है उसकी देखभाल एवं उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो है 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम को जो है इन्होंने पारित किया था। और उस ऐतिहासिक इमारत की देखभाल एवं पुनर्निर्माण करने के लिए जो है इन्होंने 50,000 पाउंड की राशि इन्होंने दी थी। ठीक है, पुरातत्व विभाग को। और उसके बाद जो है इस अधिनियम को पारित करने के बाद जो है लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है एकीकृत एवं केंद्रीकृत किया। और केंद्रीकृत करने के बाद जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप यह सब प्रश्न समझ गए। लेकिन फिर क्या है ना कि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से एक प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वह किसके काल में की गई थी? ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रश्न पूछा जाता है जो कि ज्यादातर किताब में क्या है कि इसका उत्तर गलत दिया गया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि यह जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो है एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है कब और किसके काल में की गई थी? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में कि क्या है कि 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो वह अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी उसकी जांच के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन अभी क्या था कि 1861 ईस्वी में जो है जो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक जो बनाया गया था, उसे जो नियुक्त किया गया था, लेकिन उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जो है एक अलग विभाग नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 10 साल के बाद यानी 1871 ईस्वी में जब भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो थे, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो है 1871 ईस्वी में सरकार में भारतीय सर्वेक्षण को जो है अलग विभाग बनाया गया। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अलग विभाग कब बनाया गया? तो 1871 ईस्वी में। और उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो थे। और उस समय भारत सचिव कौन थे? तो वो अर्गिल थे। ठीक है, तो अर्गिल के सुझाव पर ही जो है लॉर्ड मेयो जो उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने 1871 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न, ठीक है, एक बार क्या है कि उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस
के मेंस में जो है 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वह किसके काल में की गई थी। समझिएगा प्रश्न को। तो चूंकि उस प्रश्न का जो आंसर था वह 4 ऑप्शन वाला था, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन क्या दिया गया था, कर्जन, लेकिन उसमें से मेयो नहीं दिया गया था या फिर अर्गिल नहीं दिया गया था, ठीक ना। तो लेकिन आंसर जो है क्या माना गया, कर्जन। तो वहां पर कर्जन क्यों माना गया, क्योंकि कर्जन भी जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है वह एकीकृत एवं केंद्रीकृत किया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या है कि छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है 2018 में इसी प्रश्न को पूछा और उसमें भी जो है ऑप्शन कर्जन दिया गया था, लेकिन कर्जन को उसने गलत माना और उस प्रश्न को ही एग्जाम से हटा दिया गया था। मतलब बाद में उसे संशोधन करके इसे हटा दिया गया था। क्यों, क्योंकि सही आंसर जो अगर बात किया जाए कि कर्जन भले ही दिया जाए ऑप्शन, लेकिन कर्जन ने तो इस विभाग की स्थापना नहीं की थी ना। तो इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है, तो आंसर जो है या तो लॉर्ड मेयो हो सकता है या फिर अर्गिल हो सकता है, क्योंकि उस समय भारत सचिव अर्गिल थे। तो इनके सुझाव पर ही लॉर्ड मेयो ने 1871 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। तो अब बात करते हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहां पर जो कि ई ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर को बनाते होंगे और वहां पर आप देख लीजिएगा कि यूपी पीसीएस का वह 2010 वाला प्रश्न देख लीजिएगा और आपको लगेगा कि कर्जन सही है, तो आप बीपीएससी में तो कर्जन लगा के आ जाइएगा, लेकिन क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो समझिए इस प्रश्न को, अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर यही प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में की गई थी, तो भले ही ऑप्शन में कर्जन हो, अगर मेयो, लेकिन कर्जन के साथ साथ मेयो या फिर अर्गिल दोनों में से कोई भी हो तब मेयो या फिर अर्गिल होगा, कर्जन नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए किसी कर्जन दिया हुआ है लेकिन मेयो या अर्गिल नहीं दिया हुआ है, तब उस केस में आपको ई ऑप्शन लगाकर आना है, कर्जन नहीं लगाना है, ठीक है। तो उत्तर प्रीवियस जो कि 2010 में जो वह क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर जो उसने कर्जन को माना वह बिल्कुल गलत है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और किसी भी एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना की, यानी रेलवे की स्थिति को सुधारने के लिए जो है इन्होंने रॉबर्टसन के अध्यक्षता में, रॉबर्टसन के नेतृत्व में जो है 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की। कहां पर, तो कलकत्ता में। और सबसे अधिक रेलवे लाइन का जो विस्तार हुआ वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक रेलवे का विकास या रेलवे लाइन का विस्तार जो है वह किसके कार्यकाल में हुआ, तो वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। फिर बात करते हैं कि 1904 ईस्वी में इनके कार्यकाल में जो है तिब्बत में जो है यंग हस्बैंड अभियान भेजा गया था। नाम से यहाँ क्या है, यंग हस्बैंड। तो यंग हस्बैंड कहने का मतलब यहाँ हस्बैंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम ही था यंग हस्बैंड, ठीक है। तो चूंकि तिब्बत में जो है उस अंग्रेज अधिकारी यंग हस्बैंड के नेतृत्व में इस अभियान को भेजा गया था, तो इसी वजह से इस अभियान का नाम क्या पड़ा, यंग हस्बैंड अभियान। कहाँ भेजा गया था, तिब्बत में। और कब, तो 1904 ईस्वी में, मार्च 1904 ईस्वी में जो है तिब्बत में यह अभियान भेजा गया। और उसके बाद जो है 7 सितंबर 1904 ईस्वी को दलाई लामा ने जो है इस यंग हस्बैंड अभियान से जो है ल्हासा की संधि की थी। फिर बात करते हैं कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया, जो इनका सबसे विवादास्पद कार्य था, ठीक है। इन्होंने जो है मतलब इसका विभाजन जो उन्होंने बताया वह प्रशासनिक इसका माध्यम बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर, अर्थात भारत में हिंदू मुस्लिम में यह फूट डालना चाहता था। तो उसी वजह से जो है इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का जो है विभाजन कर दिया। और इसके पीछे इसकी नीति क्या थी, तो फूट डालो और राज करो। भारत में फूट डालो और राज करो, अर्थात भारत में हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो और उसके बाद जो है राज करो। तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी, तो यह लॉर्ड कर्जन की नीति थी। एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो यहां पर क्या है कि यह बंगाल विभाजन के बारे में सिर्फ अभी आप इतना ही जानिए, क्योंकि यहां पर डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बंगाल विभाजन को हम लोगों को अलग से पढ़ना है। तो वहां पर जो है बिल्कुल A to Z डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन प्रशासन की तुलना, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की है? तो वह औरंगजेब से की है, क्योंकि इसने जो कार्य किया, मतलब भारत में जो इसकी जो सोच थी, फूट डालो एवं राज करो, जिसके वजह से इसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। तो इस वजह से जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है कर्जन, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है वह किससे की है? तो वह औरंगजेब से की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि कर्जन किचनर विवाद। कर्जन किचनर विवाद, सबसे पहले बात करते हैं ये किचनर कौन थे? तो किचनर जो थे ये भारत के मुख्य सेनापति थे जो 1902 में आए थे भारत, ठीक है, मुख्य सेनापति के रूप में। लेकिन फिर क्या हुआ, 1905 ईस्वी में जो है इन दोनों के बीच विवाद हो गया और इसी विवाद के बाद जो है लॉर्ड कर्जन जो है त्यागपत्र देकर ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। कब? तो 1905 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है एक कथन कहा है। वह कथन क्या है कि कांग्रेस जो है वह विनाश की ओर जा रहा है और मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरे भारत में रहते हुए जो है इसका मैं शांतिपूर्ण निधन देख सकूं। तो यह कथन पूछा गया है एग्जाम में, बीपीएससी के 2016 में जो है यह प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो है यह आईएएस में भी जो है इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इस वजह से इस कथन को आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के बारे में जो यह कथन कहा गया है, ये जो कि लॉर्ड कर्जन ने कहा है, वह कथन कौन सा है? कि कथन यह है कि कांग्रेस जो है अब विनाश की ओर जा रही है और मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरे भारत में रहते हुए मैं इसका शांतिपूर्ण जो है निधन देख सकूं। तो यह कथन जो है कांग्रेस के संबंध में किसने कहा है? तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा है। तो लॉर्ड कर्जन के जाने के बाद जो है 1905 ईस्वी में भारत के अगले वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान जो है 1906 ईस्वी में जो है ये ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आगा खां के नेतृत्व में जो है 1906 ईस्वी में ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है फिर इनके ही काल में जो है कार्यकाल के दौरान जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब ज़्यादा पॉइंट जो है इसे सिर्फ आपको यह याद रखना कि यह घटना किसके कार्यकाल में हुआ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग के बारे में इसलिए डिटेल नहीं किया हूँ क्योंकि ये सभी टॉपिक के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इन सभी से रिलेटेड अलग से क्लास आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि यह घटना किसके कार्यकाल के दौरान हुआ। यहाँ पर उस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा होगी जिसके बारे में जो है फिर बाद में नहीं पढ़ा जाएगा, आगे नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वह किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। फिर 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था। गरम दल एवं नरम दल में जो है वो विभाजित हो गए थे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं कि 1908 ईस्वी में, यानी इससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि 1905 ईस्वी में जो बंगाल का जो विभाजन जो किया गया था उसके बाद क्या हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो उसी आंदोलन को जो है 1908 ईस्वी में जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इस बंग भंग विरोधी आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन को जो है इसने समाप्त किया था, उसे दबाने का प्रयास किया था। फिर बात करते हैं कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ही जो है 1909 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम आया। इससे पहले हम लोग एक अधिनियम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, लेकिन इसके बाद जो है फिर 1909 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम आया। लेकिन उस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय जो है भारत सचिव मार्ले थे और भारत के वायसराय कौन थे? तो वो मिंटो थे। तो इसी वजह से जो है 1909 के इस अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है। तो आइए बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया। तो चलिए बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार जो है सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी।
कहने का मतलब यह हुआ कि इससे पहले सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से मत देने का अधिकार का जो व्यवस्था नहीं किया गया था, या फिर अलग से निर्वाचन क्षेत्र की या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है व्यवस्था की गई थी, वह सांप्रदायिकता के आधार पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यह अधिनियम जो था वह लॉर्ड कर्जन के यह फूट डालो और राज करो का यह पोषक था। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट कि यह अधिनियम जो है वह किस नीति का यह पोषक था, यानी किस नीति का जो है इसने पालन किया था यह अधिनियम। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो नीति दी गई थी कि फूट डालो और राज करो, तो उसी नीति को अपनाकर जो है इन दोनों ने मिलकर इस अधिनियम को पारित किया था कि भारत में अगर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम में फूट डाल दो और हम लोग राज करते रहेंगे। तो यह भी प्रश्न यहां से आपको पूछने की जो है बहुत ही प्रबल संभावना है कि यह जो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है या फिर 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वह किस नीति का पोषक है या किस नीति का जो है वह समर्थन करता है, पालन करता है। तो लॉर्ड कर्जन के फूट डालो एवं राज करो की नीति का जो है यह पोषक है। अब बात करते हैं कि यह जो अधिनियम को जो पारित किया गया था वह किसके रिपोर्ट के आधार पर, तो सर अरुणडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। जब इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं पृथक मताधिकार की जो व्यवस्था की गई थी, तो यही अधिनियम जो है आगे चलकर जो है देश विभाजन का कारण बना था। यानी देश विभाजन की शुरुआत जो है वह किस अधिनियम को माना जाता है, तो वह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद एवं इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में जो है भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। पहली बार जो है इसी अधिनियम के द्वारा भारत में जो वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद थे उसमें सर्वप्रथम भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान एवं इंग्लैंड में स्थित भारत सचिव के मदद के लिए जो इंडिया काउंसिल अर्थात भारत परिषद का जो गठन किया गया था, भारत परिषद को जो नियुक्त किया गया था, तो उसमें भी सर्वप्रथम इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो जब प्रावधान किया गया तो आइए बात करते हैं कि भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो है जिस भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था उनका नाम क्या था, तो एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इन्हें जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है शामिल किया गया था वह विधि सदस्य के रूप में जो है इन्हें शामिल किया गया था और इन्हें आगे चलकर जो है लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। अब बात करते हैं, यह तो था वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जिस एक भारतीय को शामिल किया गया था उनके बारे में बात की है। लेकिन अब बात करते हैं इंग्लैंड स्थित जो भारतीय परिषद थी उसमें दो भारतीयों को इस अधिनियम के द्वारा पहली बार शामिल किया गया था। वो दो भारतीय कौन कौन थे, तो एक का नाम था केसी गुप्ता और दूसरे का नाम था एसएच विलग्रामी अर्थात सैयद हुसैन विलग्रामी। यही सैयद हुसैन विलग्रामी हैं जिन्हें यह विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था। तो इस विश्वविद्यालय आयोग में भी जो जिन दो भारतीयों को सदस्य बनाया गया था उसमें एक सदस्य ये सैयद हुसैन विलग्रामी भी थे। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो है विधान परिषद को या फिर भारतीय सदस्य को जो है वार्षिक बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि 1892 के भारतीय परिषद के अधिनियम के द्वारा जो है विधान परिषद या फिर भारतीय सदस्य को जो है बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब वार्षिक बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन ध्यान रहे कि मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। यानी अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार अभी भी इस अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया था। बात करते हैं फिर कि यहां पर जो लाइन लिखा गया है
कि यह जो 1909 का जो अधिनियम है यह सबसे कम समय तक चलने वाला यह एक्ट था, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा जो भी संवैधानिक प्रयोग किया गया, यानी भारत में स्थिति को सुधारने के लिए जो भी ब्रिटेन के द्वारा जो संवैधानिक प्रयोग किया गया, उन सभी अधिनियमों में से सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा अधिनियम था? तो वह यही 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम कहिए, या फिर 1909 का जो अधिनियम कहिए, या फिर 1909 का मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कहिए। तो यह सबसे कम समय तक भारत में चलने वाला अधिनियम था। अब बात करते हैं अगले वायसराय के बारे में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद जो है भारत के अगले वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी तक रहा। तो आइए इनके कार्यकाल के दौरान जो है क्या क्या घटना जो है घटित हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि 1911 ईस्वी में जो है मतलब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भारत में तीसरी बार जो है दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वह कब किया गया? तो 1911 में जो किया गया। किसके सम्मान में? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के जो है सम्मान में जो है तीसरी बार जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी दिल्ली दरबार में जो है जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में ही जो है कई सारे निर्णय लिए गए थे। तो आइए क्या क्या इस दिल्ली दरबार में यानी निर्णय लिए गए थे इस 1911 ईस्वी में, तो उसके बारे में बात करते हैं कि 1911 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जिस बंगाल विभाजन को जो है 1905 ईस्वी में जो बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में जो है 1911 में जो है बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। दूसरी बात कि 1911 ईस्वी में इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा, तो उस बिहार में उड़ीसा भी शामिल थे। तो 1911 में जो है बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा की गई, लेकिन बंगाल से बिहार अलग कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ। लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, तो उसमें जो है उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन फिर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, यानी उड़ीसा एक अलग प्रांत बना। और उसके बाद जो है फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया, अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड एक अलग प्रांत बना। अब बात करते हैं, तो यहां पर यही बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल से बिहार अलग करने की घोषणा कब की गई। तो घोषणा अगर पूछा जाए तो वह 1912 नहीं होगा बल्कि 1911 होगा, लेकिन अलग कब हुआ तो वह 1912 होगा। अब उसी तरह का प्रश्न यहां पर है कि इसी दिल्ली दरबार में जो है 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी जो अब तक कलकत्ता थी, लेकिन भारत की राजधानी को जो है परिवर्तित किया गया, यानी उसे बदला गया। और ये भारत की राजधानी किसे बनाए जाने की घोषणा की गई? तो कलकत्ता से दिल्ली को जो है 1911 ईस्वी में इसी दिल्ली दरबार में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बनाए जाने की घोषणा की गई। तो घोषणा की गई 1911 ईस्वी में, लेकिन भारत का जो है दिल्ली राजधानी बना तो वह कब बना? तो वह 1912 ईस्वी में बना। तो यहां भी यह 2 पॉइंट जो है यह भी कंफ्यूज करने वाला है। अगर घोषणा पूछे कि राजधानी के रूप में घोषणा कब किया गया तो 1911, लेकिन राजधानी कब बना तो वह 1912 होगा। अब बात करते हैं कि 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया। क्यों चलाया गया? तो क्या हुआ कि ये जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो 1912 ईस्वी में यह दिल्ली प्रवेश कर रहे थे। तो दिल्ली प्रवेश करते समय जो है क्रांतिकारी, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, तो उन लोगों ने जो क्या हुआ इन पर बम फेंक दिया था। तो इसी वजह से जो है उन्हीं लोगों का पता लगाने के लिए दिल्ली षड्यंत्र कांड चलाया गया था 1912 ईस्वी में, और जिसमें जो है उसी षड्यंत्र कांड के द्वारा जो है एक आरोपित थे बाल मुकुंद, जिन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, उस क्रांतिकारी को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। अब बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में ही, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में ही जो है 24 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ।
तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। यह कब स्टार्ट हुआ? पूरा डेट है 24 जुलाई 1914 ईस्वी, जो किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इस पर बहुत अच्छे से चर्चा की जाएगी। फिर बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में ही जो है 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और फिर इनके ही कार्यकाल में 1916 ईस्वी में जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, और उनके द्वारा ही जो है वसंत पंचमी के दिन 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है 1911 ईस्वी में भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा आरंभ किया गया। हवाई डाक सेवा यानी हवाई मार्ग के द्वारा जो है डाक सेवा का जो आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया वह 1911 ईस्वी में किया गया था। जबकि सिर्फ डाक सेवा का आरंभ या डाक सेवा का जनक पूछे तो वो कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। वह कब किया था? तो 1854 ईस्वी में। कहां से? तो कराची से शुरुआत की गई थी। लेकिन हवाई डाक सेवा का जो आरंभ भारत में सर्वप्रथम जो किया गया वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। कब? तो 1911 ईस्वी में। कहां से कहां तक? यह जो पहली हवाई डाक सेवा जो आरंभ की गई थी तो वह इलाहाबाद से नैनी तक जो है यह पहली हवाई डाक सेवा को आरंभ किया गया था। अब बात करते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है 1911 ईस्वी में जो है तीसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। तो 1881 ईस्वी में रिपन के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम पारित, जो बाल श्रमिक के लिए था। फिर जाकर जो है लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा जो है 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम, जो महिला श्रमिक के लिए था। और फिर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है तीसरा कारखाना अधिनियम जो पारित किया गया तो यह पुरुष श्रमिकों के लिए था। और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? तो अब जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है पुरुष श्रमिक जो थे उनकी कार्य करने की जो अवधि जो निर्धारित की गई वह 12 घंटे निर्धारित की गई, अर्थात 12 घंटे से वह अधिक कार्य नहीं कर सकते हैं। जबकि पहले अधिनियम के द्वारा बाल श्रमिकों की जो कार्यावधि जो निर्धारित की गई थी वह 9 घंटे। फिर दूसरे अधिनियम के द्वारा महिला श्रमिकों की जो है कार्य की जो अवधि निर्धारित की गई थी वह 11 घंटे। फिर तीसरे अधिनियम के द्वारा पुरुष मजदूर की जो है कार्य करने की जो अवधि निर्धारित की गई वह 12 घंटे निर्धारित की गई। तो आज जो है हम लोग यहीं तक जो है पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो है इसके बाद एक पार्ट और आएगा और उसमें भारत का वायसराय हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक